हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रदीप यादव पर। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। जितना नंबर सिस्टम आपको यहाँ प्रॉपर पढ़ाया जाता है, आप उसको तैयार करते चलिएगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का है। उसने कहा 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो अब आपसे मैं कहता हूं कि हमारे पास भिन्न कितनी है? 5/7 है। तो इसका हमको क्या निकालना है? व्युत्क्रम निकालना है। तो जो क्रम दे रखा है उसको हमें पलट देना है। तो आप जानते हैं इसका व्युत्क्रम कितना होगा? 7/5 हो जाता है। इसी अनुसार 9/5 का व्युत्क्रम कितना होगा? तो हम कह सकते हैं 5/9 हो जाता है। अब जो ये व्युत्क्रम आ चुके हैं, इनका क्या करना है? योग ज्ञात करना है। अब बताइए योग कितना होगा? 7/5 प्लस 5/9 का योग ज्ञात करते हैं तो इनका एलसीएम कितना होता है? 45 हो जाता है। अब 45 बनाने के लिए नीचे 9 से गुणा, तो ऊपर भी 9 से गुणा, यहाँ 5 से, तो ऊपर भी किससे? 5 से। तो बताइए कितना होगा? 63 हो जाता है और प्लस 25 हो जाता है। तो 63 और 25 को जोड़ा जाए तो कितना आएगा? 88 और बटे 45 हो जाता है। तो जो योग आ चुका है उसका भी हमको क्या निकालना है? व्युत्क्रम निकालना है। तो हम कह सकते हैं इसका हम क्रम को पलटेंगे तो ऊपर क्या हो जाता है? 45 हो जाता है और नीचे 88 हो जाता है। तो हम 45/88 इसका सही आंसर हो जाता है। तो यही सी आंसर इसका हो जाता है, 45/88। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उस विकल्प का चयन करें जो 0.566 के ऊपर बार को भिन्न के रूप में व्यक्त करता है। तो अब एक बात बताइएगा, हमारे पास नंबर्स क्या था? 0.5 और 6 के ऊपर बार। तो सबसे पहले बार को किस प्रकार से हटाया जाता है? तो आप ये जानते हैं, यदि बार को हटाना चाहते हैं तो दशमलव को पहले उसके आगे लाइए। जैसे दशमलव उसके आगे आ जाता है तो हम कह सकते हैं इसका नंबर कितना हो जाता है ऊपर? 56। अब जहां दशमलव लगा है उससे पहले जो भी नंबर होगा वो इसमें से घटा दिया जाता है। तो हम कहते हैं ऊपर कितना आ जाएगा? 51। अब जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है, तो संख्या के कितने के ऊपर बार लगा है? एक संख्या के ऊपर बार, तो उतने 9 बना दिए जाते हैं नीचे। और दशमलव ने यदि अपना स्थान बदला है तो जितने स्थान बदला है उतने जीरो लगा दिए जाते हैं। तो दशमलव कितने स्थान बदला है? एक स्थान, तो एक जीरो आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 0.5 और 6 के ऊपर बार को भिन्न के रूप में कितना लिखा जा सकता है? 51/90। और यही इसका आंसर हो जाता है। 51/90 सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। तो पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर। अब सबसे पहला होल नंबर क्या होता है? 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 और फिर 4। क्योंकि कितनी संख्या लेनी है? 5। और उनका क्या लेना है? गुणनफल लेना है। तो आप कह सकते हैं 0 गुणा 1 गुणा 2 और गुणा 3 और गुणा 4। यदि जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो सबको क्या बना लेता है? जीरो बना लेता है। तो इन सबका गुणनफल कितना आएगा? जीरो। तो यही इसका आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि इसके बारे में नहीं जानते हैं तो गलत हो जाएगा सवाल। यदि बच्चे से कहा गया प्रथम 5 संख्याओं को गुणनफल निकालिए, तो वह इस प्रकार से समझ लेगा। तो वह किससे स्टार्ट करेगा? 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से गुणा करेगा, फिर 4 से गुणा करेगा और फिर 5 से। और इनका मल्टीपल जो होगा वो कितना होगा? 120 होगा। और 120 यदि उसका आता है तो ऑप्शन में भी है, तो वो गलत हो जाता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या कहा है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होती है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उसने कहा यदि किसी विद्यालय में 100 विद्यार्थियों में से 58 लड़के हैं तो विद्यालय के उस भाग को दशमलव के रूप में व्यक्त करिए जिनमें लड़के हैं। तो अब एक बात बताइएगा, तो टोटल विद्यार्थी कितने थे? 100 थे। तो 100 में से लड़के कितने हैं? तो उसने कहा लड़कों की संख्या 58 है, लेकिन इसे दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो हम कह सकते हैं 58 क्या है? लड़के कितने में से? 100 में से। और जब 100 से 58 को भाग किया जाता है तो आप कह सकते हैं 0.58 इसका आंसर हो जाता है। तो ये इसका सटीक आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा वह संख्या ज्ञात कीजिएगा जिसका 4/5 भाग उसके 3/4 से 4 अधिक है। तो एक बात बताइए, सबसे पहले कोई संख्या होगी, उसका
4/5 भाग निकालेंगे। फिर उसी संख्या का कितना निकाला जाए भाग, 3/4 भाग निकाला जाए। तो 3/4 से यह है कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो अब एक बात बताइए, पहले संख्या होगी जब भी तो 3/4 भाग निकाला जाएगा, और जब भी 4/5 भाग निकाला जाएगा। तो हम संख्या कुछ भी मान सकते हैं, ए टू जेड कुछ भी मान लीजिएगा, लेकिन हम एक ऐसी संख्या मान लें, यहाँ किससे भाग होनी है, 5 से, और यहाँ किससे भाग होनी है, 4 से। तो इन दोनों से कटने वाला नंबर मान लीजिएगा, तो कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब बताइए 20 है, 20 का कितना निकालना था, 4/5 भाग निकालना था। तो 5 से भाग करिए, 4 आएगा, और 4 चौक कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। इसी अनुसार 20 का कितना भाग निकाला गया, 3/4 भाग निकाला गया। 4 से भाग करिए, 5 आएगा, 5 तिया 15 हो जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, मेरे अनुसार ये कितना आया, 16 आया है, और ये कितना आया, 15 है। तो इसके अनुसार ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। और सवाल में कितना ज्यादा दिया है, 4 ज्यादा दिया है। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो आपने संख्या कितनी मानी थी, 20 मानी थी। तो 20 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 20 गुणा 4 हो जाता है। तो हमारे अनुसार सही संख्या क्या हो जाएगी, 80 हो जाती है, और यही पूछा है, और यही इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा 120 के भाजक, भाजक को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड। तो हमको 120 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 120 के गुणनखंड करेंगे। तो पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो यह कितना आएगा, 60 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 30 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 15 आ जाता है। अब किस से डिवाइड होगा, 3 से। तो यहाँ 5 आ जाता है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 1 आ जाता है। तो आप बताइए 120 के अंदर कितने गुणनखंड है, 2 के। तो 2 कितनी बार आए हैं, 3 बार। और 3 कितनी बार आया है, 1 बार। और 5 कितनी बार आया है, 1 बार। तो आपसे पूछा है सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिएगा। तो आप जानते हैं सभी गुणनखंड निकाले जाते हैं। तो 2 की पावर कितनी है, 3 है। तो जितने भी गुणनखंड 2 के दे रखे उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। इसी प्रकार से 3 के कितने गुणनखंड दे रखे, 1, तो इसमें भी 1 जोड़ देते हैं। और 5 के कितने गुणनखंड दे रखे हैं, 1, तो इसमें भी हम 1 जोड़ देते हैं। तो जो भी पावर आपकी दे रखी है उसमें एक एक वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो टोटल गुणनखंड निकल जाते हैं। तो बताइए यहाँ कितना था, 4, यहाँ 2, और यहाँ 2। तो अब बताइए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। आप कहते हैं 2 क्यों बढ़ाया, सॉरी 1 क्यों बढ़ाया। तो अब ये बात को जानते हैं, 2 कितनी बार आया है यहाँ पर, 3 बार। तो 2 ही 2 देखिए, 2 दूनी 4, दूनी 8। तो अब एक बात बताइए, सबसे पहले 2 को कौन लाया, 1 लाया। तो पहले 1 आया होगा तभी तो 2 आया होगा। तो पहला गुणनखंड क्या होता है, 1। फिर क्या होता है, 2। और 2 ने 2 से गुणा करी, फिर क्या होता है, 4। फिर इन तीनों ने गुणा करी है, तो कितना आता है, 8। तो आप बताइएगा, 1 ना होता तो 2 नहीं आ सकता था, और 2 से क्या बना, 4, और 2 से ही बना 8। तो 2 के कितने गुणनखंड हैं, तो आप कह सकते हैं 1, 2, 3, 4। तो ये 4 वहां से आए हैं। फिर इसी प्रकार से 3 के गुणनखंड निकले हम। तो 3 कितनी बार है, 1 बार। तो आप कहेंगे 1 की गुणा 3 से होगी, तभी तो 3 बनेगा, नहीं बनेगा, 3 ही का ना 3 होता है। तो पहला गुणनखंड कौन सा होगा, इसका 1 होगा। फिर कौन सा होगा, 3 होगा। तो कितने हैं 3 के गुणनखंड, 2 गुणनखंड है, तो 2 यहाँ लिख लें। ऐसी प्रकार 5 के हैं, तो 5 के कौन से होंगे, 1 और 5 होंगे। तो आप मुझे बताइएगा, तो आप इस प्रकार से भी गुणनखंड लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 के कितने गुणनखंड थे, 4 थे। और 3 के कितने गुणनखंड थे, टोटल 2 थे। और 5 के भी कितने थे, 2 के 2 थे। तो सभी गुणनखंड निकालने हैं, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 120 के कितने गुणनखंड होंगे, 16 गुणनखंड होंगे। और यही आपसे पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जो 50 से कम है। तो आप जानते हैं अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, केवल केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, 2 गुणनखंड, ना 2 से ज्यादा और ना 2 से कम। जिन संख्याओं के 2 गुणनखंड होंगे उन्हीं को क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। इसका मतलब है जो संख्या केवल अपने आप से कटे वह संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। जैसे मैं आपसे कहूं 2 है, तो 2 किससे कटता है, केवल 2 से कटता है। 2 ही का ना 2, तो 2 ही का ना 2। तो आप बताइए कितने गुणनखंड है यहाँ पर, एक तो 1 है, और दूसरा कितना है, 2 है। इसी प्रकार से 3 किससे कटता है, अपने आप से, 3 ही का ना 3 होता है।
तो आप बताइए कितने गुणनखंड है, एक तो एक है और एक तीन है। तो अभाज्य संख्या वो होती है जिनके केवल कितने गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 50 से कम अभाज्य संख्या लिखिएगा। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, दो होती है, फिर तीन होती है, फिर पांच होती है, फिर सात, सात के बाद कितना होगा, आठ नहीं होती है, नौ नहीं होती है, 10 नहीं होती है, फिर क्या आती है, 11 होती है, फिर 13 होती है, 14 नहीं होती, 15 नहीं होती है, 16 नहीं होती है, फिर 17 होगी, 17 के बाद 19 हो जाती है, 19 के बाद 20 नहीं होती है, 21 नहीं होती है, 22 नहीं होती है, फिर 23 हो जाती है, 23 के बाद 24 अभाज्य संख्या नहीं होती है, 25 भी नहीं होती है, 26 भी नहीं होती है, 27 भी नहीं होती है, 28 भी नहीं होती, 29 होती है, 29 के बाद 30 नहीं होती, 31 हो जाती है, 31 के बाद 32 अभाज्य संख्या नहीं होती है, 33 भी नहीं होती है, 34 भी नहीं होती है, 35 भी नहीं होती है, 36 भी नहीं होती, फिर क्या होती है, 37 होती है। 37 के बाद आप जानते हैं, उन देखिए 38 नहीं होती, 39 नहीं होती है, 40, अरे 41 हो जाती है, क्या हो जाती है, 41, 41 के बाद क्या हो जाती है, 43 हो जाती है, और 43 के बाद क्या हो जाती है, 47 हो जाती है, क्योंकि 47 भी किसी से भी नहीं कटता है। 48 अभाज्य संख्या नहीं होती है, 49 भी नहीं होती है, 50 भी नहीं होती है, तो 50 से कम लेनी थी, तो आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो कितनी संख्या है 50 से कम, अभाज्य संख्या कितनी है, 15 है, और यही इसका आंसर हो जाता है। ये काउंटिंग का है, जिसे याद होती है अच्छी बात है, तो आप कह सकते हैं ये काउंटिंग का क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तो आप बताइए पहला कितना है, 13/21 है, और दूसरा कितना है, 5/18 है, और तीसरा कितना है, 15/28 है, और तीसरा जो है 19 बटे कितना है, 27 है। तो अब बताइए इनमें सबसे बड़ा अनुपात पूछा है, तो नंबर सिस्टम में आप जानते हैं, यदि आपसे ये भी पूछ सकता था इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आप जानते हैं इन दोनों में एक बड़ी होगी और इन दोनों में एक बड़ी होगी, जो उन दोनों में बड़ी होगी वह सबसे बड़ी हो जाती है। तो आप बड़ा कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो आप जानते हैं, देखिए 18 तिया 54 होता है, बचा 5, 18 का 18, 5 23 हो जाता है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कितनी आई, 234। इसके अनुसार क्रॉस मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 105 आएगी। तो बड़ा किसका मान है, 234 का। तो ये भिन्न क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो इधर से बड़ा कौन सा है, 13/21 हो जाता है। इसी अनुसार इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 15 सत्ते 105 होता है, 15 दूनी 30, और 30 और 10 कितना होता है, 40 हो जाता है। तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी है, 405। अब जानते हैं इसका, देखिएगा इसकी गुणा इससे करेंगे। अब 19 अट्ठे कितना होता है, 162 होता है, तो यहाँ कितना आएगा, 2, 16 बचा। अब 19 दूनी 38, 38 जोड़ेंगे हम 16 में, तो हम कह सकते हैं कितना आ जाता है, 54 आ जाता है। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कितनी आई, 542। तो कौन सा बड़ा है, 542 इधर बड़ा है, तो 542 की भिन्न कौन सी है, 19/27। अब आप जानते हैं इन दोनों में एक बड़ी होगी। अब एकदम क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं 13 सत्ते क्या होता है, 91 होता है। अब 13 दूनी 26, और 26 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 35 हो जाता है। तो 351 गुणा है इसकी। इसी प्रकार से इसकी गुणा करते हैं, 19 का ना 19 होता है। अब 19 दूनी 38, तो 38 अरे कितना हो जाता है, 39 हो जाता है। अब बताइए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कितनी आती है, 399। तो आप जानते हैं कौन सा बड़ा है, 399। तो ये वाली भिन्न सबसे बड़ी हो जाती है, और इस भिन्न का अनुपात क्या होगा, 19/27 होगा। इसका मतलब इन सब में सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा, 19/27 होगा। कुछ बच्चे कहते हैं हम भाग से कर लीजिएगा, पर भाग करना आसान नहीं है, ध्यान रखिएगा। भाग करना चाहेंगे तो ऐसे करेंगे, 21 से भाग करनी है किसको, 13 से। तो 21 से 13 को भाग करेंगे, फिर किससे भाग करेंगे, 18 से 5 को भाग करेंगे, फिर 28 से 15 को भाग करेंगे, और फिर 27 से 19 को भाग करेंगे। अब भाग करने के बाद सबसे बड़ा, देखिए भागफल जिसका होगा वह सबसे बड़ा अनुपात होगा। तो आप उस प्रकार से करना चाहते हैं तो उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे पूछता है ये संख्या जो दे रखी है वह परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या प्राकृतिक संख्या है, या पूर्णांक है। इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यानपूर्वक। तो आप जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। P/Q का मतलब है जहां अंश भी पता हो और वहां हर भी पता हो, उसको ही हम क्या कहते हैं,
परिमेय संख्या कहते हैं। तो अब एक बात बताइएगा, यदि मैं आपसे छोटी बात पूछता हूं, यहां पर देखिएगा 3.5 लिखा है, तो आप जानते हैं दशमलव के बाद एक अंक है, तो इस दशमलव को मैं हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इसमें क्या है, अंश है, और इसके अनुसार हर कितना है, 10 है। तो अंश बटे हर, तो इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। एक बात बताइए, दूसरी बात आप देखिएगा, यदि मैं आपसे कहता हूं 3.6 6 6 और 6, तो मैथ की भाषा में इसे क्या बोला जाता है, 3.6 के ऊपर बार। तो इसको बार को भी हटाया जा सकता है, बार को हटाया जा सकता है, तो इसका मतलब इसको भी हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बटे क्यू का मतलब है जहां अंश भी पता है और हर भी पता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो अब एक बात बताओ, यदि दशमलव के बाद ये ना पता हो, 3.4 5 3 1 2 6 8 7 4, और ये आगे तक बढ़ता रहे, तो दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट भी ना करे और बार बार वह खत्म भी ना हो, तो हम कह सकते हैं कि दशमलव हटाया नहीं जा सकता। तो जब तक आपको ये दशमलव के बाद ये ना पता हो कितने अंक हैं, तो हम ये नहीं कह सकते दशमलव हटाया नहीं जा सकता। तो दशमलव नहीं हटाया जा सकता तो हर भी नहीं आ सकता, तो हर नहीं आएगा तो इसे पी बटे क्यू की फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता। और जब p बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्योंकि अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें p बटे क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके। तो अब सवाल को देखते हैं, तो सवाल में क्या लिखा था, 1.12 1 1 2 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, और इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता रहेगा, दशमलव खत्म भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब हम इसको p बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और p बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो यह कौन सा आंसर होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रकार से नंबर सिस्टम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा 160 योग वाली 4 लगातार विषम संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिएगा। तो 4 विषम लगातार संख्या, तो कितनी संख्या है, 4 है। कितनी संख्या है, 4 है, और चारों क्या होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, और लगातार के साथ साथ क्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। तो अब एक बात बताइए, पहली संख्या विषम मान लेते हैं, तो पहली संख्या विषम कितनी होगी, x मान लेते हैं। तुम जानते हो कि सम हो या विषम हो, बीच में गैप कितने का होता है, 2 2 का होता है। तो जब आपने पहली x मानी है, तो दूसरी कितनी होगी, x प्लस 2 होगी, फिर कितनी होगी, x प्लस 4 हो जाती है, और फिर x प्लस 6 हो जाती है। और इनका योग कितना है, 160 है। तो हम इन्हें जोड़ते तो कितना आता है, 4x प्लस, यहाँ कितना हो जाता है, 12, और बराबर कितना होगा, 160 होगा। जब हम इसको इधर लेके जाते हैं, तो 4x बराबर कितने के हो जाता है, 148 के बराबर हो जाता है। 4 से भाग करिएगा, जैसे ही 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12 होता है, और 4 सत्ते 28। इसका मतलब x का मान कितना आ चुका है, 37 आ चुका है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी थी, x ही तो थी, और x का मान कितना है, 37 है। तो यही इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत होने के चांस सबसे ज्यादा रहेंगे। 3 और 60 तक ऐसी कितनी संख्या विषम भी हो और वह किससे पूर्णतः विभाजित हो जाए, 5 से भी विभाजित हो जाए। तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूं 3 से लेकर कहां तक लिखनी है, 60 तक। पहले इस बात को ध्यान रखिएगा, वह संख्या क्या होनी चाहिए, विषम, और विषम के साथ साथ वह किससे डिवाइड होनी चाहिए, 5 से डिवाइड होनी चाहिए। तो अब एक बात बताओ, सबसे पहले 5 से कटने वाली संख्या 3 के बाद कौन सी होगी, 5 होगी, फिर 10 होगी, फिर 15 होगी। तो आप कहते हैं ये भी क्या है, विषम संख्या है, और ये भी क्या है, विषम संख्या। तो क्योंकि हमें लेनी कौन सी संख्या है, विषम लेना है। तो यह है संख्या 5 से तो कटती है, मगर ये संख्या कौन सी है, सम संख्या है। तो सवाल में आपको कौन सी संख्या लेनी है, हमको लेनी है विषम संख्या। तो आप कह सकते हैं इस संख्या को नहीं लिया जा सकता है। फिर इसके बाद क्या होगा, 20 है, 20 भी नहीं लिया जाएगा, फिर क्या होगा, 25 होगा। तो अब बताइएगा पहली संख्या और दूसरी विषम संख्या में कितने का अंतर है, 10 का है। तो यहाँ भी कितने का अंतर होगा, 10 का होगा। तो इसी प्रकार से आगे भी कितने का होगा, 10 का। तो यहाँ कितनी हो जाती है, 35 हो जाती है। फिर इसी प्रकार से आगे कितने का होगा, 10 का, तो 45 हो जाती है। फिर 55 हो जाती है, और 55 के बाद 65। लेकिन 65 तक हमें जाना नहीं है, हमें कहाँ तक जाना है, 60 तक। तो अब बताइए कितनी संख्या होनी चाहिए। तो एक संख्या तो 5 है, फिर 15 है,
फिर 25 है, फिर 35 है, और इसी प्रकार से 45 है और 55 है। तो कितनी संख्या हो चुकी है? 1 2 3 4 5 6, और यही इसका आपका आंसर हो जाता है। बात को सबसे ध्यान रखना है, विषम के साथ साथ वह किससे कटनी चाहिए? 5 से कट जानी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आपसे पूछा है निम्नलिखित संख्याओं में से 11 का गुणज कौन सा है? किसका मतलब इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो 11 से कट जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? 9 7 8 6 4 8। तो 11 का रूल क्या होता है? दो दो नंबर को लिया जाता है। यदि मैं आपसे कहता हूं इन दो नंबर को लीजिएगा, इस 4 में से 8 को घटाइए, कितना आएगा? -4। और इस 8 में से 6 को घटाइएगा, इस वाले नंबर में से इसको घटाना है, तो यहाँ कितना आएगा? +2 आएगा। और इसमें से ये नंबर घटाना है, तो आप कहेंगे यहाँ भी क्या आएगा? +2 आएगा। और दो दो संख्या के अंकों का अंतर जो आया है उन्हें आप जोड़ना है। अब जोड़ते हैं तो यहाँ पर +2 और +2 कितना हो जाता है? 4, और -4। तो इनको जोड़ते हैं तो कितना आएगा? जोड़ 0 होता है। और जोड़ यदि 0 हो या 11 हो तो संख्या किससे कट जाती है? 11 से कट जाती है। तो हमारा जोड़ जो आया वो कितना आया है? 0 आया है। और 0 किससे कट जाता है? 11 से कट जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन किससे कट जाता है? 11 से कट जाता है, और यही आपसे पूछा था, तो यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा एक परिमेय संख्या का अंश हर से 4 कम है। तो बताइए हर से क्या कम है? 4 कम है। यदि अंश में 15 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 4 की कमी कर दी जाती है तो हमें 6 प्राप्त होता है। तो परिमेय संख्या ज्ञात करिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कही है? हर से अंश कितना कम है? 4 कम है। तो अब बताइए पहले ऑप्शन में इसके अनुसार कितना कम है? 4 कम है। मगर इसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार कितना कम है? 5। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। और इसके अनुसार कितना कम है? 4 कम है, तो ये भी हो सकता है। और इसके अनुसार अंश जो है वो कितना कम है? 2। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो आप इनमें से एक ऑप्शन ले लीजिएगा। तो हमने कहा आपने लिया है 3/7। तो इसमें कितने की वृद्धि करके देखिएगा। उसने कहा अंश में कितने की वृद्धि होनी है? 15 की वृद्धि होनी है। और हर में 4 की कमी होनी है। कितनी कमी होनी है? 4 की कमी होनी है। तो ऊपर कितना आ जाता है? 18 आ जाता है, और नीचे 3 आ जाता है। और 3 से 18 को भाग करते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होता है। क्या सवाल के अनुसार भी 6 प्राप्त होता है? नहीं होता है? तो हम कह सकते हैं, तो आपके अनुसार मूल भिन्न क्या होनी चाहिए? 3/7 होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 3/7 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे अच्छा सवाल है, देखिए संख्या है 67 की पावर कितना है? 25 है, और -1 है। इसमें क्या निकालना है? इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? इसका मतलब इकाई का अंक निकालना है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर इकाई क्या है? 7 है। तो 7 की पावर 25 और -1। तो इकाई का अंक निकालने के लिए पावर को किससे भाग की जाती है? 4 से भाग की जाती है। तो इसकी पावर को किससे भाग करेंगे हम? 4 से। जैसे ही 4 से भाग करते हैं तो कितना बचा है? तो 4 से भाग करने के बाद कितना बचा है? 1 बचा है। तो हम कह सकते हैं 7 की पावर 1 का मान कितना होगा? 7 होगा। और यहाँ पर तो कोई पावर है नहीं, तो यहाँ तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो आप बताइए इसका इकाई अंक कितना है? 7 है। और इसका इकाई अंक कितना है? 1 है। तो दोनों घटाया जाता है तो इकाई अंक कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। और यही आपका आंसर सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको एक संख्या दे रखी है 3 2 6 7 5 1 4 और 9। और इसमें क्या निकालना है? स्थानीय मान। स्थानीय मान किसका निकालना है? 5 का। और फेस वैल्यू निकालनी है जिसको हम कहते हैं जातीय मान। तो जातीय मान कहा जाता है, कभी कभार ऐसे लिख के दे देता है। और जातीय मान तो किसका? 5 का ही स्थानीय मान निकालना है और 5 का ही जातीय मान निकालना है, और उनका क्या करना है? अंतर करना है। तो अब एक बार बताइए 5 का स्थान कौन सा है? तो आप कहेंगे 5 का स्थान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो आप बताइए 5 के आगे कितने अंक दिए हैं? 3। तो 3 जीरो लगा दीजिएगा। तो ये क्या हो जाता है? 5 का स्थानीय मान हो जाता है। 5 का स्थान मतलब 5 किस स्थान पाया है? तो हजार पाया है, तो 5000 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अब जातीय मान निकालना है, तो जाति यहाँ पर क्या है? 5 ही है। तो जाति क्या हो जाती है? जो अंक दे रखा है वही उसकी जाति होती है। अब इसे हम घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? 5 आएगा। यहाँ 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा, और यहाँ 4 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं 4995 इसका सही आंसर हो जाता है। भारी नहीं है, आसान क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
उसने कहा यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है तो आप कह सकते हैं तो शेषफल क्या होगा, मतलब घटाने के बाद क्या प्राप्त होगा। तो आप बताइएगा 4 अंकों की कौन सी बड़ी संख्या और 6 अंकों की कौन सी छोटी संख्या से घटाया जाए। तो बताइए 6 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है। तो एक के आगे कितने जीरो लगा दीजिएगा, 5, दो, दो चार और एक 5। और 4 अंकों की बड़ी संख्या तो कितने 9 बना दीजिएगा, 4 9 बना दीजिएगा। और इनके बीच में क्या पूछा है, अंतर पूछा है, इसमें से ये घटाया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, मतलब घटाने के बाद शेष क्या आएगा। तो आप बता सकते हैं। और इसमें कितने 9 हैं, 4 9 घटाने हैं। तो यदि मैं आपसे कहता हूं यहाँ कितना आएगा, तो 1 आएगा, मगर यहाँ 9 में से 9 गया, 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा। और यही इसका आंसर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं 9 और 3 0 और 1, यही इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 65% का दुगना है। तो अब एक बात बताइए, दो संख्या है हमारे पास, एक संख्या का कितने परसेंट, तो इस संख्या को आप मान लेते हैं 100x, इसको हम मान लेते हैं 100y, कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कितने परसेंट, 25% निकालते हैं। तो 25% क्या होगा, इसका 25x होगा। और इसका कितना परसेंट निकालते हैं, 65% निकालते हैं। तो 65 कितना होगा, 65 हो जाता है। लेकिन वो कहता है 65% का दुगना है। कौन दुगना है, ये 65% के वैल्यू अब भी कितनी है, दोगुनी है। तो इनको बराबर कर लेते हैं। तो इधर क्या लिखा है 25x और इधर लिखा है 65 तो ये दोगुना है, तो इधर 2 से गुणा हम कर देते हैं और बीच में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 से डिवाइड करिए, 5 पंजे 25 होता है, इधर कितना आएगा 13 आता है। तो आप कह सकते हैं 5x बराबर कितने के, 26 के। तो x अपॉन बाई बराबर कितना हो जाता है, 26/5 हो जाता है। और यही इसका आंसर हो जाता है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में अनुपात कितना होगा, 26:5 हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा किसी संख्या में से 24 घटाने पर वह संख्या घटकर 2/3 रह जाती है। कोई संख्या थी, हमें नहीं पता कौन सी संख्या है। अब ये कोई संख्या है, उस संख्या में से 24 घटाने पर, तब एक बात बताइएगा, हम इस संख्या को कुछ भी मान सकते हैं। तो हम ये थोड़ी देर के लिए मान लें, ये संख्या कितनी है, 3 है। तो ये मेरे द्वारा मानी हुई संख्या है। तो मानी हुई संख्या में से कितना घटाया जाए, 24 घटाया जाए। तो 24 घटा मत देना, ये मेरे अनुसार मानी हुई वैल्यू और मानी हुई वैल्यू में से रियल मान नहीं घटाया जाता। तो मैंने माना 3 संख्या थी, 3 में से कितना घटाया जाए, 24 घटाया जाए। तो वह घट कर कितनी रह जाती है, 2/3 रह जाती है। तो 3 का कितना रह जाती है, 2/3 रह जाती है। तो 3 से 3 कट जाता है, तो वो संख्या घटकर कितनी रह जाती है, 2। तो पहले कितनी थी, 3, और 3 से कितनी रह जाती है, 2। तो अब बताइए इनका अंतर कितना आएगा, 1। और 1 का अंतर कितने के बराबर होगा, 24 के बराबर होगा। कोई बच्चा इसे x में करना चाहता है, x में कर लीजिएगा। तो यहाँ क्या मान लीजिएगा, 3x, तो वह कितनी x रह जाएगी, 2x रह जाती है। और 3x और 2x का अंतर कितना होगा, x होगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 24 हो जाती है। जब x का मान 24 है, तो वो कहता है उस संख्या का नवा भाग ज्ञात करिए। तो पहले संख्या ज्ञात करिए। तो x का मान कितना आया है, 24 आया है। तो 24 आया, तो संख्या तो कितनी थी, 3x थी। तो हम कह सकते हैं 3 × 24, तो 3 × 24 का मान कितना होता है, 72 होता है। अब इस 72 का कितना ज्ञात करना है, नवा भाग निकालना है। तो 72 का नवा भाग मतलब 1/9 ज्ञात करना है। तो 9 से भाग करेंगे तो इसका मान कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। और यही इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा किसी भिन्न का हर अंश के दुगने से 4 अधिक है। तो देखिएगा हर जो है अंश के दुगने से 4 अधिक है। तो अभी यदि मैं आपसे कहूं तो बड़ा कौन है, हर बड़ा है। तो हर इसमें बड़ा नहीं है, इसमें बड़ा नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो अंश के दुगने से 4 अधिक है। तो अंश क्या है, यहाँ पर देखिए 7 है। 7 का दुगना कितना होता है, 14। और 14 का 4 अधिक है, तो ये 18 होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं इसके अनुसार दुगना करेंगे तो 14,
तो 14 के हिसाब से ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, मगर ज्यादा कितना होना चाहिए, 4 ज्यादा होना चाहिए। तो उसने कहा है अंश के दुगने, तो अंश का ये आप पता है ये अंश है, तो ये 7 है, 7 का दुगना 14 होता है, और 14 से कितना ज्यादा हो, 4 ज्यादा हो, तो 14 और 4 क्या होता है 18। तो हम कह सकते हैं इन चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जो सवाल को फॉलो करता है, तो वही कितना होगा 7/18 होगा। आगे करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे, ना तो आप इतना ही देखकर आंसर मार सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7/18। आगे कहता है देखिएगा, एक संख्या अपने एक तिहाई से 124 अधिक है। तो एक संख्या है कोई, हमें संख्या नहीं पता है। अब यदि मैं आपसे कहूं इस संख्या को क्या मान लीजिएगा, x मान लीजिएगा। उसने कहा एक संख्या अपने एक तिहाई से, तो इसका एक तिहाई कितना होगा, या ऐसे 3x मान लीजिएगा, क्योंकि आसानी से कट जाता है। तो यह कितना होगा, 3x होगा, और 3x का एक तिहाई कितना होगा, तो आप कह सकते हैं x होगा। इसका मतलब है ये संख्या कितनी थी, 3x थी, तो 3x का एक तिहाई कितने के बराबर होगा, x होगा। तो सवाल में क्या कहता है, एक संख्या अपने एक तिहाई से 124 अधिक है, तो इससे ये कितना अधिक है, 124 अधिक है। कितना अधिक है, 124 अधिक है। तो मेरे अनुसार कितना अधिक है, 2x। तो 2x बराबर कितने के, 124 के। तो अब 2 से इसको डिवाइड करिएगा, तो हम कह सकते हैं कितना आएगा, 62 आएगा। तो x का मान कितना आ चुका है, 62 आ चुका है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, संख्या ज्ञात करिए। तो आप बताइए संख्या कितनी मानी थी आपने, 3x। तो 3 गुणा 62 हो जाती है, तो 3 दूनी 6 हो जाती है, और 3 छंग 18 हो जाती है। तो संख्या कितनी होनी चाहिए, 186 संख्या होनी चाहिए। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।